प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 12th में हैं और 25 फरवरी को रसायन विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में एक ऐसे मॉडल पेपर का डिस्कशन करने वाला हूं जो प्यारे बच्चों कल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 25 फरवरी को रसायन विज्ञान का सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सलूशन हम वीडियो में करवाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों जो पेपर का कोड है वो 347 GE है और सेम ऐसा ही पेपर कल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, पूर्णांक प्यारे बच्चों आप सभी का 70 नंबर का होगा। समय आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्देश में कराए कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक है उसके समझ दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों के गणना में समझ पद दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। अगला देखिए यहाँ पर 5वां सबसे इम्पोर्टेंट करा है कि जहाँ आवश्यक है वहाँ रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी जिस भी क्वेश्चन में आप सभी को रासायनिक समीकरण की आवश्यकता है वहाँ पर आप सभी को रासायनिक समीकरण देना होगा, वरना आपके नंबर कटे जा सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप सभी का आता है यहाँ पर MCQ। सबसे पहला MCQ यहाँ पर करा है कि किसी विलयन के अनुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए है स्टूडेंट विलय के कणों की संख्या पर, और दूसरा है विलय के कणों की प्रकृति पर, तीसरा है स्टूडेंट विलय के कणों की प्रकृति पर विलायक के, और यहाँ पर 5वां है विलय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। तो स्टूडेंट जो किसी भी विलयन का जो अनुसंख्यन गुणधर्म होता है स्टूडेंट वो स्टूडेंट विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट यदि आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी मॉडल पेपर को इसी चैनल पर हम हल करवाते रहेंगे। ठीक है, आगे स्टूडेंट यहाँ पर कराए ख वाला क्वेश्चन कराए कि Kmn और 4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या है, जो 7 है। यानी 7 क्या होती है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या होती है। यहाँ पर क्या स्टूडेंट आपसे होता है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कराए स्टूडेंट कराए कि CO या NH3 Cl2 में CO की उपसंयोजन संख्या क्या है। तो स्टूडेंट 6 है। कितनी है, 6 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी चौथा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला स्टूडेंट यहाँ पर कराए कि इटाइड अभिक्रिया में टॉल्यूइन को बेंजल्डिहाइड से आकृष्ट करने पर क्या बनता है। तो स्टूडेंट CrO3 Cl2 द्वारा क्या बनता है, यही बनता है। ठीक है, आगे स्टूडेंट यहाँ पर करा है अंगा वाला क्वेश्चन कि बेंजील डाइजेनियम क्लोराइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से होने पर परिणाम क्या होता है। तो स्टूडेंट ये क्या बनता है, पी हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, पी हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर करा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा कि एक विटामिन से संबंधित आज के बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो स्टूडेंट विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कराए कि किसी विलयन की मोलरता और मोलरता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इनके मान तापमान में वृद्धि के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं वो भी लिखिए। तो सबसे पहले आप मोलरता लिखेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसका फार्मूला लिखेंगे, मोलरता बराबर विलय की मोलों की संख्या अपान में विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इस प्रकार से इसका फार्मूला लिखेंगे। अगला है यहाँ पर स्टूडेंट मोलरता है। ठीक है, मोलरता में लिखेंगे कि किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। सूत्र इसका लिखेंगे, मोलरता बराबर क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या अपान में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, स्टूडेंट आप यहाँ पर लिखेंगे खवड़ा क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि पायरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र भी लिखिए। तो स्टूडेंट आप इसके पहले निर्माण की बात करेंगे, निर्माण कैसे होता है इसका। तो लिखेंगे कि पायरोलुसाइड यानी MnO2 का K2CO3 के साथ गर्म करना। ठीक है, यानी जब क्या करते हैं कि MnO2 को K2CO3 के साथ वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो K2MnO4 बनता है। अब यहाँ कर रहा है
दूसरा चरण क्या है इसमें कि तब K2MnO4 को जल में घोलते हैं और ऑक्सीकरण करते हैं। यानी लिखेंगे कि प्राप्त K2MnO4 को जल में घोलकर क्लोरीन गैस से ऑक्सीकृत कराता है तो KMnO4 बनता है। ठीक है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। इस तरीके से आपको इसका निर्माण की क्रियाविधि लिखना है। बात करते हैं इसके संरचना सूत्र का स्टूडेंट। तो देखिए क्या होता है, पोटेशियम आयन यानी MnO4 माइनस में मैग्नीज पर ऑक्सीकरण संख्या 7 होता है। इसकी संरचना चतुष्फलकी होती है जिसमें मैग्नीज परमाणु केंद्र में होता है और 4 ऑक्सीजन इसके चारों ओर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना होगा। अगला यहाँ देखिए ग वाला क्वेश्चन करा है कि उपसह संयोजन यौगिक में आयन समझौता बंधनी समानता को उदाहरण सही समझाइए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आयन समझौता। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयन समझौता में लिखेंगे कि इस प्रकार के समायोगी यौगिक में आयन अलग अलग क्रम में आयनीकृत होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए कि CONH3 5SO4Cl और CONH3Cl SO4 इस प्रकार से क्या है अलग अलग स्टूडेंट क्या है आयनीकृत हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर स्टूडेंट है बंधनी समझौता। लिखेंगे कि इस प्रकार के यौगिक में लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए कि CONH3 4Cl2 से 2 क्लोरीन एक दूसरे के सन्मुख विपरीत स्थित हो सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना होगा। आगे स्टूडेंट यहाँ पर कराए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कराए कि हेलो एल्कोन में एक अणु का और नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया यानी S1 की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेलो एल्केन में SN1 अभिक्रिया। यहाँ पर लिखेंगे कि SN1 अभिक्रिया एक द्वितीय पदीय अभिक्रिया है जिसमें पहले कार्बोकेटायन बनता है, फिर क्या करता है नाभिक रागी उस पर आक्रमण करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि क्रियाविधि की बात करेंगे तो कार्बोकेटायन का निर्माण हेलो एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु धीरे धीरे हटकर कार्बोकेटायन बनाता है। यह चरण 10 सीमांत होता है। ठीक है, दूसरा चरण लिखेंगे कि नाभिक रागी का आक्रमण यानी बना हुआ जो कार्बोकेटायन होता है स्टूडेंट यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इसलिए नाभिक रागी इस पर क्या करता है आक्रमण करके स्थायी उत्पाद प्राप्त करता है। यह चरण क्या होता है तीव्र होता है। इस तरीके से आप लिखेंगे। अगला स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि अवाष्पशील विलेय तथा अवाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए, इसकी गणितीय व्यंजक भी लिखिए। यानी सबसे पहले आप सभी को राउल्ट का नियम लिखना है। लिखेंगे कि किसी निश्चित तापमान पर अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलयक में घोलने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। विलय के मोल अंश क्या होता है इसके समानुपाती होते हैं। अब देखिए इस तरीके से लिखने के बाद आप सभी को इसका गणितीय रूप लिखेंगे। यानी क्या लिखेंगे कि PA बराबर क्या लिखेंगे P बराबर P0 A इंटू में x है। यहाँ पर जो P है स्टूडेंट क्या है विलयन का क्या है वाष्प दाब है और P0 क्या है विलयन का शुद्ध वाष्प दाब है और x जो है स्टूडेंट यह क्या है मोल अंश है। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। अब ख वाला क्वेश्चन करा है यहाँ पर कि एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एथेनॉल का निर्जलीकरण का मतलब है कि एथेनॉल से जल को हटाना। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। इसकी क्रियाविधि की बात करें प्यारे बच्चों तो एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यह निर्जलीकरण की प्रक्रिया के से गुजरता है और एथिलीन गैस प्राप्त होता है। यानी देखिए यहाँ पर एथेनॉल है CH2CH3CH2OH है और इसको क्या कहते हैं हम लोग तनु हाइड्रोसल्फ्यूरिक से गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट यहाँ पर एथीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है एथीन प्लस H2O और यहाँ पर क्या होता है H2SO4 निकल जाता है। ठीक है, आगे स्टूडेंट यहाँ पर कराया है। देखिए इसके पॉइंट में लिखेंगे कि यह प्रक्रिया 2 चरण में समाप्त होती है। पहले चरण में क्या होता है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण यानी एथिल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एथिल हाइड्रोसल्फेट बनाता है। दूसरा लिखेंगे कि एथीन का निर्माण यानी एथिल एल्कोहल सल्फेट उस तापमान पर विघटित होकर एथीन और जल देता है। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर कराए स्वर कराए कि फेलिंग विलयन तथा शिव अभिकर्मक द्वारा बेंजल्डिहाइड कीटोन में क्या भिन्नता प्राप्त कीजिए।
यहाँ लिखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन यानी दोनों कार्बनिक यौगिक हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। इन अंतरों को पहचानने के लिए फीलिंग विलयन और सिप अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट फीलिंग विलयन क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट पहले फीलिंग विलयन है। देखिए फीलिंग विलयन में आप यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट कि यह एक गहरा नीला रंग का विलयन होता है। एल्डिहाइड फीलिंग विलयन को गर्म करने पर लाल रंग का अवक्षेप देता है, जबकि कीटोन क्या करता है, कोई अवक्षेप यानी कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे शिव अभिकर्मक में कि शिव अभिकर्मक लिखेंगे कि यह एक रंगीन यौगिक होता है। एल्डिहाइड शिव अभिकर्मक के साथ क्रिया करने पर रंगीन आयन बनाते हैं, जबकि कीटोन कोई भी परिवर्तन नहीं देता है। इस तरीके से आप सभी को इसमें भिन्नता देना होगा। आगे करा यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में क्या कर दिए, विभेद बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे जैविक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका समान सूत्र CnH2 H2O होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोज क्या और फ्रक्टोज की संरचना सूत्र, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों में संरचना का क्या अंतर है। देखिए लिखेंगे ग्लूकोज एक अल्डोहेक्सेज होता है, यानी इसमें एल्डिहाइड समूह CHO होता है, जबकि फ्रक्टोज क्या होता है, कैक्टोहेक्सेज होता है, यानी इसमें क्या होता है, कीटोन समूह होता है। बात करते हैं संरचनात्मक भिन्नता में। ग्लूकोज की संरचना सीधी, श्रृंखली, चक्रीय दोनों हो सकती है, जबकि फ्रक्टोज मुख्यतः क्या होता है, चक्रीय होता है। आगे यहाँ लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत अंतर लिखेंगे कि ग्लूकोज अधिकांश पौधों के रस में पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज मुख्य रूप से फलों या शहद में पाया जाता है। मीठापन की अगर दोनों में बात करें तो जो फ्रक्टोज है ग्लूकोज से क्या होता है, अधिक मीठा होता है। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर देना होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए आप सभी के पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। कराए के मोलर उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, 0.6 यूरिया जिसका मोलर द्रव्यमान 60 है के 100 ग्राम जल में बने बिलियन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है तथा जल का क्वथनांक क्या है, 373.15 की है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले मोलर उन्नयन स्थिरांक के बारे में कि मोलर उन्नयन स्थिरांक लिखेंगे किसी विलयन के 1 किलोग्राम में 1 मोल अवाष्पशीय विलय घुलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाले वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से दर्शाया जाता है। और स्टूडेंट इस तरीके से आप सभी को इसका जो है, आप सभी को यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल के स्टूडेंट हल करके जाना है, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर करा है कि विद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल के बीच मुख्य प्रमुख अंतर लिखिए। कोलराउस का नियम का उल्लेख कीजिए और इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। 3 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखेंगे कि वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर लिखेंगे। पहले लिखेंगे वैद्युत रासायनिक सेल लिखेंगे कि यह सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें मुख्यतः स्वतः स्फूर्ति रेडॉक्स प्रक्रिया होती है। इसका उपयोग वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे बैक्टीरियो में। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण और क्या होता है, कठोर पर अपचरण क्रिया होता है। बात करते हैं हम सब वैद्युत अपघटनी सेल का। तो यह ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें गैर स्वतः स्फूर्ति अभिक्रियाओं को वैद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक यौगिकों के अपघटन में किया जाता है, जैसे धातुओं के निष्कर्षण में। इसमें लिखेंगे कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। इस तरीके से लिखने के बाद आप पूछा गया था हमको कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम लिखेंगे कि कोलराउस के नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोलाइट के मोलर चालकत्व का अंतिम मान विभिन्न आयनों के व्यक्तिगत योगदानों का योग होता है। यह निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, यानी लेमडा क्या होता है, इनफाइनाइट प्लस लेमडा प्लस इंडो माइनस लेमडा आयन, ठीक है। जहाँ क्या होता है प्लस और माइनस क्रमशः धनायन और ऋणायन के अंतिम मोलर चालक होते हैं। इस प्रकार से आपसे लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग लिखेंगे यहाँ पर कि कमजोर इलेक्ट्रोलाइट के लिए अंतिम चालकता का अनुमान लगाना, किसी अज्ञात इलेक्ट्रोलाइट के योगदान के बारे में चालकता निर्धारण और जेल इलेक्ट्रोलाइट की घुलनशीलता में निर्धारण करने में होता है। इस प्रकार से आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए प्यारे बच्चों, कराए यहाँ पर
कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को परिभाषित कीजिए और प्रथम अभिक्रिया के लिए वैक्यूम स्थिरांक का वर्णन कीजिए। इस तरीका से देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूँ। आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर जाइएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से सभी विषयों के मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।